रेणु जी, यस सर। आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। चलिए, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज एक कीमती समय निकाल के आप आए हैं और आज हम जानना चाहेंगे आप मोदी केयर में आने से पहले क्या कर रहे थे और कैसे आपकी एंट्री हुई और आपका अचीवमेंट क्या है, बहुत कुछ जानेंगे आज आपसे। तो शुरुआत करते हैं, आपका पहले कैसे एंट्री हुई आपकी, कैसे मोदी केयर में आप आए और क्या करते थे मोदी केयर से पहले? जी सर जी। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम रेणु गुप्ता है। जैसे कि सर ने आपको बताया कि कुछ साल पहले मोदी केयर बिज़नेस में शुरुआत की थी। करीब सवा 2 साल पहले मोदी केयर बिज़नेस में एंटर किया था। लेकिन एंटर क्यों किया था? व्हाय? क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे मोदी केयर बिज़नेस में एंटर करने की? ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है और ये जानने के लिए मैं कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी परवरिश की बात करूँ, तो अपर मिडल क्लास फैमिली में मेरी परवरिश हुई। पापा बहुत अच्छी जॉब में थे, तहसीलदार थे, तो अगर मैं कहूँ कि मेरी हर ख़्वाहिश पूरी कर दी जाती थी। वैसे भी परिवार में छोटी थी। 4 बहन-भाई हैं हम लोग और छोटी होने की वजह से भी घर में सबकी लाडली थी। तो हर एक ख़्वाहिश मेरी बचपन से ही पूरी की जाती थी। बल्कि मम्मी हमेशा पापा से कहा करती थी कि आप इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हो, सारी इसकी ख़्वाहिशें पूरी करते हो। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद इसको ऐसा घर ना मिले, ऐसा परिवार ना मिले, जहाँ इसकी हर ख़्वाहिश पूरी हो और फिर बाद में आपको भी तकलीफ़ हो और उसको भी तकलीफ़ हो। लेकिन दोस्तों मैं शुरू से ही ऐसी थी कि शुरू से ही जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी, वो मुझे मिल जाया करती थी और सोच ही कुछ ऐसी थी कि नहीं मुझे हर चीज़ जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। तो कहते हैं कि जैसी सोच होती है, वैसा ही आपके साथ होता चला जाता है। शादी भी हो गई और उसके पहले जो स्टडीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि एमएससी केमिस्ट्री किया, बीएड किया, स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी थी। थ्रू आउट टॉपर रही हूँ अपने स्कूल में, कॉलेजेस में हमेशा। तो पापा की बहुत मुझसे उम्मीदें थी। मेरे फादर मुझसे बहुत उम्मीद लगाते थे कि क्योंकि पापा तहसीलदार थे और हर एक पेरेंट अपने बच्चों से वो उम्मीद लगाते हैं जो वो खुद नहीं कर पाए कभी किसी भी रीज़न से। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों से वही उम्मीदें लगाते हैं। तो मेरे पिताजी सोचते थे कि मेरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है तो शायद आईएएस ऑफिसर बनेगी। वो मेरे पापा का सपना था। लेकिन सपना क्योंकि मेरे पापा का था, मेरा नहीं था और बच्चे जैसे होते हैं छोटे वो भी खास तौर पर बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं थी अपने आप को लेकर, अपने पेरेंट्स के सपनों को लेकर। तो सपना सपना ही रह गया और ज़्यादा मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। शादी हो गई, शादी के बाद जो हस्बैंड मिले, वो भी ऐसे मिले कि मैनेजर पोस्ट पर थे शुरू से ही, अच्छी पोस्ट थी, अच्छा सैलरी बैकग्राउंड था। सब कुछ होने की वजह से यहाँ पर भी वही हुआ कि सारी ज़रूरतें मेरी जो है वो पूरी कर दी जाती थी। जो कुछ मुझे चाहिए था वो मुझे दे दिया जाता था। मैं एक चीज़ अपने हस्बैंड से बोलती थी, वो मुझे 2 लाकर दिया करते थे। तो दोस्तों कोई तड़प ही नहीं थी, कुछ चाह नहीं थी कि कुछ मुझे अपने लिए करना है। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो हस्बैंड का ट्रांसफर करीब-करीब 1 डेढ़ साल, 2 साल के अंदर ट्रांसफर हो जाया करता था। उस बीच में क्योंकि हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, कुछ टूर्स भी रहते थे, तो मैं अपने खाली टाइम को स्पेंड करने के लिए सोचती थी कि कोई जॉब कर ली जाए। और टीचिंग जॉब क्योंकि एमएससी बीएड थी तो टीचिंग जॉब करने लगी थी। 8 घंटे नौकरी करके आती थी, सैलरी मुझे मिल जाया करती थी, मैं उसमें बहुत खुश रहा करती थी कि ठीक है जो मुझे मिल रहा है मैं उसमें सैटिस्फाई थी। लेकिन फिर बात आती है कि व्हाय कि ऐसा क्या हुआ ज़िंदगी में, ऐसी क्या चीज़ें आई, ऐसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हुए जिसकी वजह से मैंने मोदी के बिज़नेस को चूज़ किया। सब कुछ स्मूथली चलने के बावजूद कहीं-कहीं मुझे लगता था कि ऐसा क्या होता है कि हस्बैंड की अगर ट्रांसफर होती है तो जॉब मैं छोड़ती हूँ। कहीं शादी मेरी हुई उसके पहले भी जॉब करती थी, तो शादी हुई तो जॉब मैंने छोड़ी। शिफ्टिंग कहीं भी करनी है तो जॉब मैंने छोड़ी। बच्चे हुए तो जॉब मैंने छोड़ी। यानी कि कहीं न कहीं मैं ठीक है, ऐसी ज़िंदगी जी रही थी कि डिपेंडेंट थी, कि जो चल रहा है स्मूथली उसी तरह से कम्फर्ट ज़ोन में जैसे चल रहा है वैसे चलता आ रहा था। लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसा ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आया जब कुछ सोचने को मैं मजबूर हुई और वो मजबूर जो मेरे को किया किसी सिचुएशन ने, वो सिचुएशन थी कि मैं करनाल में रहा करती थी। वहाँ पर मेरी एक जिस घर में मैं किराए पर रहती थी, उस घर में जो मेरी लैंडलेडी थी उनसे मेरी बात हुआ करती थी और उन्होंने मुझे बताया कि रेनू मैं लेक्चरर थी कॉलेज में और बच्चों की वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हर एक लेडी के लिए होते हैं, मेरे लिए भी थे। मेरे लिए भी मेरा परिवार सबसे ऊपर था और उस वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन आज जब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैंने कई बार उनके बच्चों को
बोलते हुए सुना कि मम्मी आप करती क्या हो? इनफैक्ट हस्बैंड भी कई बार उनको बोलते थे कि तुम करती ही क्या हो पूरा दिन भर घर में? जबकि वो पूरा दिन भर अपना जो हाउस होल्ड वर्क थे, उनमें बिज़ी रहते थे, बच्चे की परवरिश में बिज़ी रहती थी। कहीं न कहीं उन्होंने अपने करियर को सैक्रिफाइस कर दिया था अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए। लेकिन लाइफ में एक दौर ऐसा आता है जब आपके बच्चे आपको बोलते हैं कि आपने किया क्या हमारे लिए? या उनको अपनी मम्मी को ये बताने में शर्म महसूस होती है कि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। उस टाइम तक मेरे पास बच्चे नहीं थे, लेकिन ये चीज़ ने मुझे अंदर तक बहुत झकझोर दिया। मुझे ये फ़ील हुआ कि कल को जब मेरे बच्चे भी मुझसे यही सवाल करेंगे कि मम्मी आपने किया क्या? या मेरे बच्चे भी कभी ये शर्म महसूस करेंगे कि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ़ है, अपने दोस्तों से मिलाने में उनको शर्म महसूस होगी, तब मेरी ज़िंदगी क्या होगी? तब एक कहीं न कहीं तड़प मची कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। शायद ना मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के साथ जस्टिस कर पा रही हूँ, ना मैं अपने साथ जस्टिफ़ाई कर पा रही हूँ और ना ही कल मैं अपने बच्चों के साथ जस्टिफ़ाई कर पाऊँगी या अपने हस्बैंड के साथ जस्टिफ़ाई कर पाऊँगी, अगर मैं अपने आप को कहीं स्टैंड नहीं करती हूँ। पढ़ी-लिखी होने के बावजूद हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, जो पढ़ी-लिखी, हाइली क्वालिफ़ाइड होने के बावजूद घर में बैठी हैं, एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी बिता रही होती है और कहीं न कहीं अपने साथ इनजस्टिस कर रही होती है। और जब आप कहीं अपने साथ इनजस्टिस कर रहे होते हो, तो ना आप खुद खुश रह पाते हो, ना अपने परिवार को खुश रख पाते हो। तो उस टाइम एक तड़प मची कि मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि येस, मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं कौन हूँ? जब तक माता-पिता के घर में थी तब तक किसी की बेटी या बहन थी, जब शादी हुई तो किसी की बहू या पत्नी और जब बच्चे हो जाएँगे तो शायद किसी की माँ। यही आइडेंटिटी थी मेरी। तो उस टाइम मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई, मुझे अंदर जो तड़प महसूस हुई, उस तड़प की वज़ह से अपने आप से मैंने सवाल पूछा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है? मुझे क्या करना है? मेरी पहचान क्या है? मेरा वजूद क्या है? और उसी वक़्त मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने वजूद की तलाश करनी है। अंदर से आवाज़ आई कि तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी वाह! तलाश है। और वेरी गुड। फ्रेंड्स थैंक यू सर। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने तलाश करना शुरू किया अपना वजूद। टीचिंग जॉब तो करती ही थी लेकिन जैसे बेटी हुई छोटी वाली मेरी तो टीचिंग जॉब भी मुझे छोड़नी। लेकिन फिर भी मन में था कि नहीं, खाली नहीं बैठना है घर में, कुछ ना कुछ करना है। जब 7 महीने की बेटी हुई तभी अपना एक घर पर छोटा-सा स्टोर मैंने ओपन कर लिया जहाँ पे मैं जयपुरी कुर्तीज़ रखा करती थी। चंडीगढ़ में रहती थी। वहाँ पर मैं जयपुरी कुर्तीज़ जयपुर से लेकर जाया करती थी, उनको सेल किया ताकि मेरी लोगों से इंटरेक्शन बने, मैं कुछ कर पाऊँ, घर पे खाली नहीं बैठना चाहती थी। चलता रहा। बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो लगा कि अब मुझे कुछ सीरियसली कोई करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और फिर मैंने वापस से क्योंकि एमएससी बीएड थी तो एक ही ऑप्शन नज़र आता है लेडीज़ को कि अगर आपने पढ़ाई की हुई है, टीचिंग कोई इस तरह की डिग्री ली हुई है, तो आप टीचिंग जॉब में ट्राई कर लो। तो अगेन फिर से मैं टीचिंग जॉब के लिए ट्राई करने लगी बट पार्ट टाइम में मुझे नौकरी मिल रही थी और पार्ट टाइम में जो नौकरी मिलती है वो सैलरी जो उसकी होती है, वो रिस्पेक्टेबल नहीं होती है। आप बता नहीं सकते हो लोगों की कि आप 6,000 पे काम कर रहे हो या 8,000 पे काम कर रहे हो। मुझे नहीं लगता था कि इतनी कम सैलरी पे शायद मैं वर्क करूँगी, तो वो आइडिया भी मैंने स्किप कर दिया। उसी बीच में मेरी निशा भाभी से बात हुई। निशा भाभी जो मेरी जेठानी है, मेरी रियल जेठानी है, हम लोग के बीच में पहले भी बहुत अच्छी बातें होती थी, हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन क्योंकि शायद वो बिज़नेस में बिज़ी थी, तो कई दिनों से हमारी बात नहीं हो रही थी। फिर एक दिन जब उनके बेटे का बर्थडे था, तो मैंने विश करने के लिए कॉल किया, तो भाभी ने मुझे ऐसे ही बातों-बातों में बताया कि रिन तुम आजकल क्या कर रही हो? मैंने कहा भाभी मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, मुझे जॉब करनी है क्योंकि अब बिराली थोड़ी बड़ी हो गई है मेरी डॉटर, तो मुझे कुछ काम करना है। तो भाभी ने कहा कि तुम देखो मैं मोदी के बिज़नेस कर रही हूँ और बहुत पार्ट टाइम में हो जाता है आराम से। मुझे लगा पार्ट टाइम में हो जाता है, इनकम कितनी आ रही है? जब भाभी से इस बात का पता लगा, तो भाभी ने बताया कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना आती है। मैं सोचकर बिल्कुल हैरान थी कि मैं इतने सालों से टीचिंग जॉब कर इसका रही हूँ। मतलब ये है कि आपकी भाभी जी ने 1 लाख रुपए आने तक उन्होंने आपको नहीं बताया था बिज़नेस, नहीं सर, ऐसा ही है? उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे मोदी के बिज़नेस के बारे में बताया था, पर मुझे एज़ सच उस टाइम बेटी मेरी बहुत छोटी थी, तो मैंने कभी इस बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं। ओके। मुझे लगता था कि मैं टीचिंग में अच्छी हूँ, तो शायद मैं टीचिंग बेस्ट कर पाऊँगी। हुँ, मैंने कभी दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगा ही नहीं हुँ, कि इस तरह का भी कोई करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि नेटवर्किंग मेरे लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, मैंने कभी नेटवर्किंग के बारे में नहीं सुना था।
हाँ, नहीं रेणु जी, एक बात और भी है कि रिलेशन में अगर कोई अचीवमेंट होता है ना, जब तक कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं होता है जो हम किसी को बताने लायक हो, तब तक हम बिलीव भी नहीं करते हैं, ये भी होता जी है। जी और शायद आपको भी लगा कि पहले बिल्कुल सही। बताया होगा, पहले बिलीव नहीं किया होगा, लेकिन जब अचीवमेंट देखा तो लगा, विश्वास आया। वेरी गुड। हाँ जी। यस ऑफ कोर्स सर। जब जब 1 लाख रुपए की सैलरी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ऐसा मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ से मैं मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी अगर निकल जाती, मैं पूरी जिंदगी टीचिंग जॉब करती, तभी भी शायद मैं उस 1 लाख तक नहीं पहुंच पाती। तो सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, क्यों ना मैं भी इसको करके देखूं। अगर इसको पार्ट टाइम में बिल्ड किया जा सकता है, अगर फैमिली को टाइम देते हुए बिल्ड किया जा सकता है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूँ। और फिर उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि येस आई वांट टू जॉइन। मैंने भाभी को आगे चलकर कॉल किया कि भाभी मेरी जॉइनिंग लगाओ। भाभी ने जॉइनिंग लगा दी। निशा भाभी जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, मैं चाहती हूँ एक बार हम सब उनके लिए जबरदस्त तालियाँ बजाएँ, जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर। नो डाउट, नो डाउट। तो उन्होंने मुझे बिज़नेस बताया। अच्छा, आपने जब ये स्टार्ट किया बिजनेस को, तो आपको लगा क्या कि आसानी से हो जाएगा ये? रेणु जी, सुन पा रही हैं आप? जी सर, जी। हाँ जी। आपको लगा कि जी। आसानी से हो जाएगा ये? सर मुझे इनिशियली लगा नहीं कि मैं बहुत आसानी से इसको कर पाऊँगी। यस, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मैं भाभी को बहुत क्लोज़ली जानती हूँ। मुझे लगा कि अगर निशा भाभी कर रही हैं और वो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, इनफैक्ट सिस्टर की तरह हम लोग का जो है रिलेशन है। अगर भाभी कर रही है तो उनसे झूठ तो नहीं बोलेंगी। अगर वो ईज़िली कर पा रही है तो मैं भी ईज़िली कर पाऊँगी। इतना विश्वास था मुझे। मुझे विश्वास अपने ऊपर भी था, मुझे विश्वास निशा भाभी के ऊपर भी था। जब दोनों चीज़ों पर मुझे विश्वास हुआ, उसके बाद मैंने जानने की कोशिश की कि मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म आखिर है क्या? कैसे यहाँ पर बिज़नेस होगा? कैसे क्या करना है? मैंने निशा भाभी से कहा, निशा भाभी क्योंकि मैं बहुत दूर थी, चंडीगढ़ में थी, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि रेणु तुम सबसे पहले अपने ड्रीम्स लिखो कि तुम्हें चाहिए क्या मोदी केयर से? और रेणु जी, आपका वीडियो जैसे-जैसे नहीं आ रहा बोलती है। चली रेणु जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। गई। आपका वीडियो वहाँ से स्टॉप तो नहीं कर दिया वीडियो? आप फिर से एक बार उस वीडियो को स्टॉप करके ऑन कीजिए। आवाज आ रही है आपको? रेणु जी, आवाज आ रही है? कुछ नहीं। रेणु जी, सुन पा रही हैं आप? जी सर, जी, मैं सुन पा रही हूँ सर। हाँ जी। आपका वीडियो रुक गया क्यों? वेट सर, हाँ जी, चलाइए। अब आ रहा है सर? हाँ जी। तो ये हुआ मेरे साथ कि जब निशा भाभी ने करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे केवल एक बात बोली, उन्होंने मुझे केवल एक बात बोली कि तुम अपने सपने लिखो सबसे पहले। मैंने सपने लिखे, जैसे-जैसे भाभी ने कहा मैं वैसे करती चली गई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जितने वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हो इस बिज़नेस से रिलेटेड उतने वीडियोज़ आप देखिए। तो मुझे एक ही सहारा समझ में आ रहा था कि मैं यूट्यूब से जितनी जानकारी ले सकती हूँ, उतनी ले लूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ और मुझे ये चीज़ अच्छे से पता थी कि जब तक आप किसी चीज़ को लर्न नहीं करते हैं, जब तक आप किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं, तब तक उसमें बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही आपकी बस। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। ये पॉज़ हो गया लगता है वहाँ से आपका। जी सर, पॉज़ हो गई है। वेट हाँ जी, चलिए कंटिन्यू कीजिए। हाँ, रेणु जी, कंटिन्यू कीजिए आप। जी सर। जब मुझे ये पता लगा कि निशा भाभी ने कहा है कि आपने सारे जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे मोदी केयर से रिलेटेड, वो आपने देखना है और आपने नॉलेज गेन करनी है और ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छे से पता थी कि अगर आप किसी चीज़ को जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक यहाँ से बहुत कुछ अर्न नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नहीं कर सकते। तो मैंने डे 1 से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं जितना भी टाइम है अपना सीखने में दूँगी। उन्होंने कहा जो भी आपके शहर में मीटिंग्स होती हैं, आप उन मीटिंग्स को अटेंड करो। तो मैं मोदी केयर की वेबसाइट पर गई, मैंने वहाँ पर सर्च किया कि चंडीगढ़ में या आस-पास में कौन-सी मीटिंग हो रही है।
तो पता लगा कि मंथ एंड में थर्ड संडे को अक्षी दत्ता जी हैं जो यहाँ पर आती है मीटिंग करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई और पूरा महीना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जॉइनिंग 1 तारीख की थी और 28 तारीख को पहली जो मीटिंग थी अक्षी दत्ता जी की वो वहाँ पर होने वाली थी। मैंने पूरा महीना बहुत बेसब्री से उस मीटिंग का इंतज़ार किया। उसके बीच में वो सारे काम किए जो कि निशा भाभी ने हाँ जी। अगर बात करूँ जितने भी वीडियोज़ हैं जो डेमो से रिलेटेड हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज, बिज़नेस प्लान की नॉलेज, मैंने पूरा कम से कम 1.5 महीना केवल और केवल नॉलेज पे काम किया, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में काम किया। इसके पीछे अगर मैं कहूँ आपकी आवाज रुक गई है, वीडियो भी रुक गई है। बहुत सारे वीडियोज़ देखे और वीडियोज़ में मैंने बिज़नेस प्लान देखा, बिज़नेस प्लान कई सारे बिज़नेस प्लान देखे, 2-4 बिज़नेस प्लान को सम अप करके मैंने एक बिज़नेस प्लान बनाया और शाम को जब मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको दिखाना शुरू किया कि देखिए मोदी केयर में इस तरह से पैसा आता है, ये तरह की इनकम आती है। जब मैंने मेरे हस्बैंड को बिज़नेस प्लान दिखाया, ये ऑलरेडी एक अच्छे प्रोफेशनल थे, तो इन्होंने बिज़नेस प्लान देखा और बहुत सारे क्वेश्चन्स की भरमार मेरे ऊपर कर दी। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन्स इन्होंने मेरे ऊपर एकदम से जैसे बरसात करते हैं उस तरह से कर दिया, ये कैसे हुआ? ये किस तरह से आया? ये क्यों हुआ? इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन्स मेरे ऊपर आ गए। तो जब इन्होंने मुझसे क्वेश्चन्स पूछे मेरे हस्बैंड ने, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कहीं न कहीं मेरी टाँग खिंचाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो उस दिन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, उस दिन मन में ठान दिया कि ऐसा बिज़नेस प्लान मैं तैयार करूँगी, ऐसा बिज़नेस प्लान मैं लोगों को बताऊँगी कि कहीं कोई कमी ना हो। नॉलेज इतनी अच्छी मैं अपने अंदर ले लूँगी कि मुझे कहीं कोई बंदा मना नहीं कर पाए या मुझे कहीं किसी क्वेश्चन का मैं आंसर ऐसा हो नहीं सके कि मैं आंसर ना दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स केवल और केवल इनिशियली नॉलेज पे काम किया और जो पहली मीटिंग होने वाली थी अक्षय दत्ता जी की, उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया। लेकिन वहाँ पर मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि जब मैं अक्षय दत्ता जी की मीटिंग अटेंड करने गई, तो वहाँ पर हमारे जो ग्रेट गुरु हैं जो ग्रेट हमारे अपलाइन हैं, जिनको महागुरु के नाम से भी जाना जाता है, मनोज मलिक सर भी उस मीटिंग में आए हुए थे और उनको देखकर, उनको सुनकर मैं और मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अब इसको एक सीरियस करियर ऑप्शन की तरह हमने बिल्ड करना है। अगर मनोज मलिक सर एक इंजीनियर होते हुए इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि येस आई वांट टू डू दिस बिज़नेस मैंने इस बिज़नेस में सीरियसली काम करना शुरू किया। कुल मिला के आपने जब विश्वास किया, जब आपने इस बिज़नेस में विश्वास किया, तो ये मीटिंग और ट्रेनिंग जो हमारे एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की मीटिंग, बड़े लीडर्स की मीटिंग अटेंड की, तो आपको विश्वास आया कि इस बिज़नेस से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, राइट? आपका बिल्कुल, विश्वास और मजबूत हुआ। अच्छा रेणु बिल्कुल, जी, अभी आपने क्या अचीवमेंट किया है? ये अचीवमेंट बताइए अपना। बिल्कुल कितना सर। टाइम हो गया आपको मोदी केयर करते हुए? सर मुझे सवा 2 साल हो चुके हैं मोदी केयर में और सवा 2 साल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो करीब साढ़े 3 महीने में ही मैं डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुकी थी यहाँ पर जबकि अपनी अपलाइन से दूर थी। और उसके जी, बाद धीरे-धीरे मैं काम करने लगी, सीखने लगी बिज़नेस को। कभी-कभी जब जयपुर आती थी तो यहाँ पर भी मैंने बिज़नेस को सीखा। करते मैं यहाँ से एक जो है टॉप मॉडल वरना 15 लाख की अचीव कर चुकी हूँ। 1 वेरी मार्च गुड। को मेरे घर में आ चुकी थी, लास्ट 1 मार्च को यानी कि अब मेरी वरना को भी करीब 1 साल 1 महीना हो चुका है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से मैं एक फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ थाईलैंड, पटाया का। और अगर उसके अलावा मैं बात करूँ मोदी केयर से मुझे हाउस फंड भी मिल रहा है क्योंकि प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को अनाउंस करने वाली हूँ, गुड न्यूज़ देने वाली हूँ अपने मोदी केयर के हाउस फंड से घर की भी। और अगर इनकम की अगर बात की जाए तो जो मेरा हाईएस्ट पे आउट है मोदी केयर में, वो 1,31,398 रुपए है और इसी महीने लॉकडाउन में जी सर। जी, जी, बोलिए। लॉकडाउन में जो ये अप्रैल का मंथ है वो हाईएस्ट मेरा जो पे आउट है इसी महीने आने वाला है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ कि अप्रैल मंथ का जो पे आउट आने वाला है वो हाईएस्ट आने वाला है सर। वेरी गुड। आपने लॉकडाउन को ऐसा लॉक कर दिया कि यहाँ पर पैसे की भरमार शुरू हो गई है। सबसे बिल्कुल अच्छी सर, बात बिल्कुल। है बहुत सारे लोग हैं इस लॉकडाउन में इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा, हम काम करेंगे, हम ये प्लान करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो ज्वाइनिंग तो कर लिया,
वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज ये आपने एग्जाम्पल सेट किया इस लॉकडाउन में भी चेक बढ़ाने का, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हमारे हैं जो इस लॉकडाउन में भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी चेक बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। रेणु जी, आगे का क्या ड्रीम है आपका? बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने इस बिज़नेस को शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बिल्ड किया है, मैं शॉर्ट टाइम के लिए इस बिज़नेस में नहीं आई हूँ, बहुत लंबा विज़न लेके मैं इस बिज़नेस में आई हूँ। और विज़न की अगर बात करूँ, पहले मैं बताऊँगी 2020 का गोल। सर 2020 में जो मेरा गोल है, वो ये है कि मैं अपनी टीम के 11 जो मेरे लीडर्स हैं, 11 लीडर्स मेरी टीम में लखपति बन रहे हैं, और इसी के साथ-साथ 11 लीडर्स ही मेरी टीम में कार लेकर आ रहे हैं। और अगर मैं अपने टाइटल की बात करूँ तो 2020 के अंदर ही मैं मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेकर आ रही हूँ 10 लाख की इनकम के साथ में सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपने ड्रीम बहुत शानदार बनाया है, और लगता है कि मेरा ड्रीम भी मैच कर रहा है इससे आपका, क्योंकि मेरी टीम में भी हमें 151 लखपति दिसंबर तक बनाने हैं, और हमें लगता है आपकी टीम से काफी लखपति मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल थैंक यू सर, सो मच रेणु जी, डेफ़िनिटली मिलने वाले हैं सर। आपने आप ही के नक्शे कदम पर हम लोग चल रहे हैं। जितनी अच्छी हमारी अपलाइन्स हैं, मैं क्या कहूँ सर, जैसे किसी के ज़िंदगी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं, जो सद्गुण भी लेके आते हैं, सद्विचार भी लेकर आते हैं, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ लेकर आते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी मेरे जो अपलाइन्स हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और मैं अब ये नहीं कहूँगी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस पे, जो अपलाइन का रोल होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर, बहुत इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। आप ये बताइए मैम कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अपना ड्रीम भी बना लिए और आपने अचीवमेंट भी कर लिए। आप जो लोग आपको सुन रहे हैं आज आज देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं ये कि हम इसमें सफल कैसे हों? ऐसा क्या काम करें कि जिससे हम भी लखपति बन जाएँ? ऐसा क्या करें हम भी सक्सेस स्टोरी मेरी भी बन जाए, मेरी भी कार आ जाए? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी अपनी लाइफ को केवल गुजार रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि इस लॉकडाउन में बैठे खाली रोना रो रहे हैं लॉकडाउन का, कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। और ऐसे लॉकडाउन के समय में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने इतिहास भी लिख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करें कि वो सफल हो जाए? ऐसा क्या करें? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगी उन सभी लोगों से जो कि लॉकडाउन की वज़ह से परेशान हैं। मैं केवल एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आज जो सिचुएशन है, आज जो हालात हैं, अ, बड़े-बड़े इकोनॉमिक्स ये कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स की जो डिटेल्स है वो ये हम देख रहे हैं, अगर तो पता चल रहा है कि बहुत सारी नौकरियाँ इंडिया में जाने वाले ही हैं, बहुत सारे बिज़नेस खतरे में पड़ने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम है अपना बड़ा व्हाय तलाश करने की। अपना व्हाय तलाश कीजिए कि आपको ये बिज़नेस क्यों बिल्ड करना है। तो केवल एक बात बोलूँगी कि आपने सबसे पहले जो काम करना है वो अपना व्हाय तलाश करना है। नौकरी जो भी आप करने वाले हैं, मुझे ये पता है कि बहुत सारी नौकरियों में सैलरी जो है वो कट ऑफ होने वाली है। कई सारे लोगों को इनफैक्ट नौकरियों से निकाला भी जाएगा, बहुत सारे बिज़नेस बंद भी हो जाएँगे। उस वक़्त क्या आपके पास ऑप्शन होगा? क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिससे आपकी कोई सेकेंडरी इनकम जनरेट हो रही होगी? तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस लॉकडाउन पीरियड इज़ द राइट टाइम जब आप अपने इस बिज़नेस को बिल्ड करें, जब पूरा तन-मन लगा के आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। सबसे पहले अपना व्हाय तलाश करें, और जब व्हाय मिल जाए आपको, उसके बाद आप काम करना शुरू करें लर्निंग पर। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। मेरे अपलाइन से भी मुझे यही सिखाया है, मेरे गुरुओं से भी मैंने यही सीखा है कि जब तक आप लर्न नहीं करते हैं, तब तक आप अर्न नहीं कर सकते। तो पूरा सिस्टम को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझकर, अगर हमारे यहाँ कहा जाता है कि डेमो सीखना ज़रूरी है, तो सीखिए डेमो। प्लान सीखना ज़रूरी है, तो सीखिए प्लान। अगर आपसे कहा जाता है कि रोज़ काम करना है डेली, तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि हम लोगों ने कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखनी है, काम रोज़ करना है। कई बार होता है कि सिचुएशन कई लोगों की वो पार्ट टाइम में वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फुल टाइम नहीं दे पा रहे, 8 घंटे, 9 घंटे नहीं दे पा रहे, 9 टू 9 वर्क नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों ने चाहे 2 घंटे देने हैं, लेकिन देने रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ में आप लोगों ने बिज़नेस करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों ने एमटीएस यानी कि मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार के सिस्टम जो बनाया गया है, जो हमारे ग्रेट गुरु मनोज मलिक सर भी कहते हैं कि 1 2 का 4, इसको फॉलो करना है। मैंने यही किया है। अगर मैं चंडीगढ़ में भी रहती थी, तो भी मैंने मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के सिस्टम को फॉलो किया है। वहाँ पर मीटिंग्स नहीं हुआ करती थी, पूरा महीना केवल 1 मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन मुझे ये कहा गया था कि आप एमटीएस को फॉलो करें। मैं जभी भी जयपुर आती थी, मैं कोई सेमिनार नहीं छोड़ती थी, कोई मीटिंग नहीं छोड़ती थी।
यहाँ तक कि जब चंडीगढ़ में रहती थी तो यूट्यूब पर बहुत सारी मीटिंग्स के वीडियोज़ रखे हुए, मैं उन हर एक वीडियो को देखती थी ताकि सिस्टम में बना रहा जा सके, लर्निंग की जा सके। तो यही चीज़ें हैं जो बेसिक्स है, 9 कोर स्टेप्स है, उनको मैं फॉलो करती हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करती हूँ, रेगुलर वर्क करती हूँ और प्रायोरिटी पे मोदी केयर बिज़नेस को रखती हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर। प्रायोरिटी पे आप मोदी केयर बिज़नेस को रखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक आप उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे, तब तक उस पर्टिकुलर बिज़नेस में या उस पर्टिकुलर काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है। आपने बिज़नेस को प्रायोरिटी दिया है, इसी से बढ़ रहे हैं हम। और मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो बिज़नेस को तो जॉइन तो कर लेते हैं, फ्री में मिलता है क्योंकि बिज़नेस के लिए कोई चार्ज लगते नहीं है, फ्री में जॉइन कर लेते हैं। और कुछ लोग ट्रेनिंग भी बुक कर रहे हैं और वो ट्रेनिंग भी सीख रहे हैं, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है और वो कहते हैं कि सर अभी मैं ले लूँगा, लॉकडाउन खुलेगा तो ले लूँगा या बाद में ले लूँगा। वो जो टाल-मटोल कर रहे हैं ना, हम समझते हैं कि शायद वो अपने लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहे हो और आने वाला टाइम बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। आपका क्या मानना है कि इस बिज़नेस में सफल जल्दी होना चाहिए? जल्दी होने के लिए हमें ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, अपलाइन की बात को फॉलो करना, मीटिंग, ट्रेनिंग को अटेंड करना, है ना? सिस्टम को फॉलो करना, यही है ज़रूरी? बिल्कुल सर, ये स जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, ये सारी बहुत ज़रूरी हैं और अगेन मैं फिर एक ही बात बोलूँगी कि प्रायोरिटी आपको इस बिज़नेस को देनी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज़ से बहुत बड़ा अर्न करना चाहते हो, बहुत बड़ा विज़न लेकर अगर किसी बिज़नेस को समझ रहे हैं, तो प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। आपको हर चीज़ के पहले मोदी केयर को सब रखना पड़ेगा। कई बार सर जैसे आपने एक बात बोली कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसके लिए हम मोदी केयर नहीं कर पा रहे या हम खर्चा नहीं कर पाते इसलिए हम मोदी केयर नहीं कर पा रहे। मैं एक चीज़ उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि आज लॉकडाउन के पीरियड में उन लोगों की अर्निंग बिल्कुल बंद हो गई है। कई सारे लोग हैं जिनकी अर्निंग बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन क्या उनका नहाना छूट गया है? क्या उनका खाना खाना छूट गया है? क्या उनके घर में बर्तन नहीं धुलते? क्या उनके घर में कपड़े नहीं धुल रहे हैं? क्या उनके घरों में सफाई नहीं हो रही है? मैं यही चीज़ पूछना चाह रही हूँ, अगर वो ये सब काम कर रहे हैं, इट मीन्स वो किसी न किसी मार्केट का कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ रहे हैं। वहाँ से खरीदने पर उनकी ज़िंदगी पर कोई इनकम नहीं होने वाली है, लेकिन अगर यही सामान वो मोदी केयर से परचेज़ कर लें, तो उनकी इनकम भी होगी और वो अपने साथ न जाने कितने और लोगों को भी कमाना सिखा देंगे। वेरी बिल्कुल सही कहा आपने। और रेणु जी, मैं चाहता हूँ इस बिज़नेस को आपने जब किया तो आपको सपोर्ट पहले फैमिली से मिला था क्या? बहुत से लोगों को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है इनिशियल लेवल पे। जैसा कि आपने भी बताया था कि आपके हस्बैंड ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, कैसे होता है, क्या होता है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज तो सपोर्ट कर ही रहे होंगे क्योंकि आज आप लखपति हो और एक लग्ज़री गाड़ी चला रहे हो आप। तो क्या सपोर्ट करते हैं वो आज? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे डे 1 से था। ऐसा नहीं था कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते थे। इन्होंने जो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे, उसके पीछे भी कहीं न कहीं मेरी भलाई छिपी हुई थी। जब कोई हुँ, कहते हुँ। हैं ना कोई आपको चीज़ कोई बुरी लगती है, कहते हैं "निंदक नियरे राखिए आँगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए।" तो अगर आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है किसी चीज़ में, तो कहीं न कहीं आपको झूठी तारीफ़ अगर कर रहा है, तो आपकी ग्रोथ कहीं न कहीं रुक जाती है। मेरे हस्बैंड ने अगर मुझे पिन पॉइंट कुछ गलतियाँ बताई, कुछ क्रिटिसाइज़ किया, उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने उस दिन ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस बिज़नेस की हर एक चीज़ की मुझे नॉलेज चाहिए, ऐसी नॉलेज चाहिए कि मैं कहीं पर अटकूँ नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं दिल में ये भी था कि अपलाइन मेरे साथ नहीं है, अपलाइन दूर रहते हैं, तो मैं कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड करूँगी? तो सीखना तो खुद ही पड़ेगा। आप कब तक अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, तो सीखना तो पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से सीखा और सीखने का नतीजा ये हुआ कि मैं काम करती चली गई, हस्बैंड को अचीवमेंट मेरे पहले से दिख रहे थे और हस्बैंड डे 1 से मुझ पर विश्वास भी था कि हाँ, ये कर लेगी। विश्वास था, उसी की वजह से सर इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कई बार ऐसा होता था कि मैं टूर पे जाती थी, मतलब मेरी भी जैसे मीटिंग्स आउट स्टेशन होती है, तो मैं जाती हूँ, तो बच्चों को मेरे हस्बैंड सँभालते हैं। मेरे सेमिनार्स होते हैं, तो मेरे बच्चों का ख़्याल रखते हैं। जब इनका संडे सैटरडे होता है, मैं संडे सैटरडे नहीं रहती थी घर पर, हस्बैंड ही अकेले बच्चों को सँभालते थे। इनफैक्ट कई बार जब लेट हो जाता है तो खाना जो बनता है ना घर में, तो हस्बैंड आधा खाना हस्बैंड बनाते हैं, आधा मैं बनाती हूँ। इस तरह से मुझे सपोर्ट किया इन्होंने। तो वही रीज़न है कि इसकी वज़ह से मैं आगे बढ़ पाई हूँ सर। क्या हस्बैंड आपके हैं? क्या उनसे बात हो सकती है क्या? बिल्कुल सर हैं और मैं बुलाती हूँ अपने हस्बैंड को क्योंकि मेरे सक्सेस में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है और एक अच्छे खासे प्रोफेशनल हैं मेरे हस्बैंड, तो उसका भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है बिज़नेस में।
सर नमस्कार, वेलकम आपका है। नमस्कार। चाहेंगे आपका परिचय दीजिए, सब लोग आपको सुन रहे हैं, और इस बिजनेस में क्या सपोर्ट आप कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ सर। बिल्कुल। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है मनीष गुप्ता। मैं एक एनबीएफसी कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेज़िडेंट हूँ, यानी कि लोन डिपार्टमेंट में हूँ और लगभग 18 साल से जॉब कर रहा हूँ। 18 जी। साल से नौकरी करते-करते हो गए हैं और मतलब लाइफ सफिशिएंट है, सब कुछ है, हैंडसम सैलरी है, सब कुछ आते हैं। वो एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन ये बिज़नेस में मैं आप कहेंगे कि एक सपोर्ट वाइफ को सपोर्ट नहीं, मैं कहता हूँ कि एक फीमेल सपोर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, जो मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, कि हर एक फीमेल के लिए ज़रूरी होता है उसका वजूद कैसे मेरी वाइफ ने बोला, पहले फादर के घर थे, फिर शादी हो गई, फिर बच्चों को सँभाला, फिर घर सँभालना। जहाँ पे वो फीमेल अपना वजूद भूल जाती है कि वो इस ज़िंदगी में केवल लोगों की टेक केयर करने आई है या उसका भी कोई वजूद है, उसका भी कोई नाम है इस दुनिया में। तो मैं अपनी वाइफ की जो मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ, वो सपोर्ट इसलिए है कि वो अपना वजूद और अपना नाम तलाश सके। और इस नाम के पीछे डेफ़िनेटली बहुत अच्छी इनकम है, जो हमें अभी लगभग 2 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो मतलब इनकम तो आ ही रही है, लेकिन एक जो खुशहाली का माहौल मतलब मोदी केयर करने से हमारी ज़िंदगी में पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में जो खुशियाँ आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जैसे 15 लाख की गाड़ी टॉप वरना जब हम चलाते हैं तो लोग देखते हैं तो उसका डिफरेंट फ़ील आता है, वो बहुत अच्छा है। तो मैं और भी सभी लोगों से जो अभी सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ सुन रहे हैं, मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने भी हस्बैंड हैं, भाई हैं या फादर हैं, कि वो अपने घर में फीमेल्स को मौका दें। एक मौका दें उनको प्रूव करने के लिए, उनका उनका वजूद तलाशने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो इस फ़ील्ड में स्पेशल इस फ़ील्ड में ऐसा कर सकती हैं, जो एक आदमी कभी नहीं कर सकता। करते हैं, लेकिन इस फ़ील्ड में फीमेल्स मैजिक कर सकती हैं, डेफ़िनिटली सुपर मैजिक, लेकिन बस उनको एक मौके की तलाश है और वो मौका मोदी केयर है, जो मैंने अपनी वाइफ को सपोर्ट करके दिया है और आप लोगों को भी देना चाहिए। थैंक यू सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर, कि आपने सपोर्ट किया और ये एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है सबके लिए, सब फीमेल्स के लिए, कि एक फीमेल भी चाहती है कि हमारा भी नाम हो, हमारी भी पहचान हो, और इन्होंने बनाया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, अगर हम थॉट की बात करेंगे तो पॉजिटिव थॉट भी बहुत सारे हैं, नेगेटिव थॉट भी बहुत सारे हैं। आज इन्हीं पोजीशन में लोग करके भी निकल रहे हैं, और इन्हीं पोजीशन में लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कुछ सही समय आएगा, सही समय में करेंगे। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप सब लोग, कि ये समझिए कोरोना की जो ये लॉकडाउन चल रहा है, ये समझिए आपका गुरुकुल है आज की डेट में। आप इस गुरुकुल में जितना सीख सकते हैं, इससे बड़ा चांस कहीं नहीं मिलेगा। आज जितने लोग भी सीख रहे हैं, आज सुबह 11:30 बजे, 3 बजे, फिर 5 बजे, ये डेली का आपका रूटीन बना हुआ है, और आप डेली सीख रहे हैं। अगर आप सीख के आपने इसको जेहन में उतार लिया, तो एक दिन आप भी इतिहास लिख सकते हैं। ये ट्रेनिंग सुनने के लिए रेणु गुप्ता जी कहाँ जाती थी, चंडीगढ़, और कहाँ कहीं वेटिंग सेमिनार में भीड़ लगती थी, लाइन लगाते थे हम लोग, वहां टिकट लगते थे आपको, और ये बिना टिकट बिना लाइन लगाए घर में बैठे ट्रेनिंग हो रही है, और बड़े बड़े लीडरों को आप सुन पा रहे हैं। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलने वाली। तो अगर आपने ये सोच लिया है कि लॉकडाउन को हमें अपनी ट्रेनिंग का गुरुकुल बना लेना है, ये समझिए गुरुकुल में आए हैं, और वो गुरुकुल कहाँ है? आपका घर। घर में बैठना है, मोबाइल को ऑन करना है, और ट्रेनिंग सीरियसली लेनी है। ये 3 घंटे का समय, सुबह 1 घंटे का, दोपहर में 1 घंटे का, फिर शाम को 5 बजे 1 घंटे का, ये शायद आपकी लाइफ चेंज करने वाला दोस्तों है। लेकिन ये चाहेंगे तो, डिसीजन लेंगे तो। अगर आप केवल ज्वाइनिंग डाल के बैठ गए हैं, तो नहीं होने वाला है। अगर आप केवल खाली सुन रहे हैं, एक तरह से काम कर रहे हैं, आप बिजी है बहुत है। अरे किस चीज में बिजी है? लोग कहते हैं सर मैं बिजी हूँ सर, लॉकडाउन के बाद काम करेंगे, बात करेंगे। सर मैं बिजी हूँ, आज भी बिजी है वो। अरे किससे बिजी हो भाई? एक कहावत कही गई है, जिंदगी जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यानी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बिजी है। क्या कहा जाए इन लोगों को? क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? ये सोचने की बात है कि क्या आप वहां पर लाखों रुपए कमा रहे हो? क्या आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो? अपनी ही जिंदगी नहीं बदल पा रहे हो। आपके पास टाइम नहीं है। और आज क्या कहते हैं, टाइम नहीं है, तो यहाँ टाइम ही टाइम मिलेगा। आपके पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पैसा ही पैसा मिलेगा। आपको लग्जरी लाइफ नहीं है, यहाँ लग्जरी लाइफ मिलेगी आपको। ये है सोचना। ये अगर जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे दोस्तों, हम नहीं बदलने वाले हैं। ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। हमें अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आज रेणु जी और उनके हस्बैंड ने ये पूरा एक इतिहास लिख दिया है। आज जो एक हाउस वाइफ टीचिंग करने वाले को लाख रुपए मिलना तो समझते हैं आसान नहीं है, और अदर प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ये आसान है, और हम यहाँ पर ये कर सकते हैं और पा सकते हैं, और लोग पा रहे हैं, बशर्ते हमें इस पे सीरियसली काम करने की देगी।
रेणु गुप्ता जी, मैं चाहूंगा आपको और सर को चाहूंगा कि आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो टीम के हमारे लीडर्स हैं, कि वो क्या करें, वो ऐसा क्या करें कि जल्दी से जल्दी उनकी सफलता मिल जाए। पहली चीज आपने बताई प्रायोरिटी, दूसरी चीज बताई अपलाइन पे बिलीव, यानी जैसा बताए अपलाइन वैसा काम कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में आइए। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है आपके हिसाब से कि जिससे कि लोगों की लाइफ बदल जाए? बिल्कुल सर। सर जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें बताई और इसके पहले एक चीज़ और लास्ट में एक चीज़ वो है कि अपना व्हाय तलाशना है हम लोगों ने। अक्सर मैं अगर क्योंकि एक लेडी हूँ तो लेडीज़ के साथ ज़्यादा मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ अभी भी। मुझे लगता है कि लेडीज़ जो है अपनी आइडेंटिटी भूल चुकी हैं, वो उनको अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आप पढ़े-लिखे होने के बावजूद अगर घर में बैठे हो, पढ़े-लिखे होने के बावजूद अगर आप अपने साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं सोचने की ज़रूरत है। अपना व्हाय तलाशिए कि आपको एक ऐसा फ्यूचर आपके लिए बाहें खोलकर तैयार खड़ा है, जहाँ पे आपकी ना केवल पहचान होगी, जहाँ पर ना केवल आपको लोग आपके नाम से जानेंगे, आप एक बहुत अच्छी इनकम कर पाएँगे। आप ना केवल अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने पूरे जानने वालों का, न जाने कितने लोगों की लाइफ़ को छू पाएँगे, एक लाइफ़ ऑफ सिग्निफिकेंस आप ढूँढ पाएँगे। तो अपना जो सपना है, अपने जो ड्रीम मनोज मलिक सर हमेशा कहते हैं कि ये जो जीवन है बहुत मुश्किलों से मिलता है, अगला हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। पिछला जन्म क्या था हमें वो भी नहीं पता। तो जो करना है इस जीवन में करना है। वैसे भी हमारी अगर मैं अपनी एज की बात करूँ, तो लगभग आधी ज़िंदगी निकल चुकी है और आधी बाकी है। तो क्यों ना आधी बा जो ज़िंदगी बाकी है उसमें कुछ ऐसा किया जाए कि आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें, आपकी पहचान हो, आपका खुद की एक आइडेंटिटी हो, आपका नाम हो। तो यही कहना चाहूँगी कि अपना व्हाय तलाशिए, बाकी काम अपने आप हो जाएँगे। बिल्कुल ठीक कहा रेणु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं भी ये कहना चाहूंगा लोगों से, जो लोग भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, देखिए किसी के पीछे जो आने वाला, जिसके भाग्य में है ये बिजनेस, उसके लिए बहुत कुछ करने वाला है। और जो इसको सीरियसली बिल्ड करेगा, सीरियसली इसके ऊपर फोकस करेगा, उसका काम तो 100% होने वाला है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे, उनको छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अभी, जो बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं जीवन में, बहुत कुछ उनके सपने हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर सब के सब मोदी केयर करेंगे, दूसरे काम कौन करेगा? सब के सब इसी काम में लग जाएंगे, तो दूसरे काम कैसे होंगे? तो जो ये ना कर रहे हैं, या जो बहाने बना रहे हैं, या जो वेटिंग में है, इनको वेटिंग में डाल दीजिए। वो बाद में आएंगे और बाद में कहेंगे कि हमें भी करना है, बाद में कहेंगे। लेकिन आपको अपनी सर्च जारी रखनी है, रुकना नहीं है। इस लॉकडाउन में भी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए, घर में रहते हुए, लोगों से बात करते हुए, फोन पे ही इस बिजनेस को बढ़ाना है, जब तक हम ये लॉकडाउन में है। दोस्तों, ये चांस बार बार नहीं आने वाला है। पता नहीं कभी लॉकडाउन आएगा कि नहीं आएगा, हम कहें कभी भविष्य में ना आए। लेकिन इसको फ्रूटफुल बनाना है, आपके हाथ में है। इसको चैलेंजिंग बनाना है, आपके हाथ में। तो हम यही कहेंगे, आज इन हमारे गेस्ट स्पीकर से आप लोग सीखिए, समझिए कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, केवल विजन बनाया, नजरिया बनाया, वैल्यू दिया। जब तक आप किसी चीज को वैल्यू देते हैं तो ही काम बढ़ता है, जब तक वैल्यू नहीं देंगे तो काम नहीं बढ़ने वाला है। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि जितने लोग भी सफल हुए हैं, उन्होंने उस बिजनेस के लिए या उस काम के लिए अपने आप को झोंक दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने आप को डेडिकेटेड कर दिया है। कभी वो इतिहास लिख पाए। जब तक आप उसमें डेडिकेटेड नहीं होगे, तब आप सक्सेस नहीं होगे। डेडिकेशन और ये बिलीव, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। डेडिकेशन इस बिजनेस के लिए, डेडिकेशन प्रोडक्ट के लिए, डेडिकेशन प्लान के लिए, डेडिकेशन अपलाइन के लिए, डेडिकेशन सिस्टम के लिए, डेडिकेशन कंपनी के लिए। बिलीव कंपनी पे, बिलीव प्रोडक्ट पे, बिलीव प्लान पे, बिलीव अपलाइन पे। 1 मिनट का जीतने और हारने वाले में दोस्तों जरा सा फर्क होता है। वो जरा सा काम करता है, वो आगे बढ़ जाता है। वो जरा सा पीछे रह जाता है, उसे कोई नहीं पूछ सकता। अगर मैंने भी इस बिजनेस को शुरू किया था, बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, लोग नहीं मिलते थे, ऑफलाइन का फोन आता था तो मन कहता था कि छोड़ दूं, मत उठाऊं, और एक मन कहता था नहीं, उठा लो। अगर मैंने वो फोन नहीं उठाया होता तो शायद यहाँ नहीं होता। मैं भी अवॉइड कर सकता था कि फोन ना उठाऊं, अरे जाने दो, क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन उसको वैल्यू दिया। आज इन्होंने भी वैल्यू दिया है तो आज यहाँ पर पहुंचे। तो मैं तो कहूंगा कि बस इस बिजनेस के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला है, और जिंदगी को सफल बनाने के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये। तो मैं चाहूंगा चलते चलते कल हम और अलग लीडर से भी सुनेंगे। रेणु जी, चलते चलते कोई मैसेज और देना चाहें आप, और सर कोई मैसेज देना चाहें तो मैं चाहूंगा एक बार के लिए लास्ट मैसेज आपका जरूर चाहेंगे कि कोई कैसा मैसेज, क्योंकि आप बड़े अच्छे ट्रेनर भी हो, रेणु जी बहुत अच्छा बोलते भी हो, और सर भी आ गए तो इस समय पावर बन गई हम समझते हैं, है ना, कि ईश्वर ने बनाई है जोड़ी, और ये जोड़ी कमाल की हो चुकी है और काम कमाल की करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी आपकी टीम से बहुत ज्यादा लखपति आने वाले हैं और डेडिकेशन से काम करने वाले हैं। तो चलते चलते कोई और मैसेज आपका, कोई खास बात, कोई ऐसी चीज जो लग जाए लोगों को। हम तो चाहते कोई ऐसी बात चुभ जाए, ऐसी बात उनको लग जाए कि अब मैं करके दिखाऊंगा, असर कर जाए, कि जो आत्माएं बैठी है घर में ना, रो रही है, कुल रही है और बुराइयां बता रही है, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर जो करके दिखा जाएंगे तो क्या कर जाएंगे। तो कोई ऐसी बात जो उनको छू जाए दिल को, कोई ऐसी बात जो उनके जीवन को बदल जाए, कोई कहना चाहे तो प्लीज। सर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन तो बदल सकता है, हम हर चीज पे विश्वास कर लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट पे, कंपनी पे, सब पे। मैं कह रहा हूँ कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ पे बिलीव कर लें, वाइफ हस्बैंड पे बिलीव कर लें, तो ये बिजनेस इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, जो कोई भी बिजनेस या कोई भी नौकरी नहीं है। केवल एक विश्वास है ये, यदि विश्वास बन गया तो ये बहुत इजी बिजनेस है, इससे इजी बिजनेस नहीं हो सकता। लेकिन तकलीफ ये है लोगों में कि वो अपनी पार्टनर के साथ विश्वास नहीं कर पाते कि कर पाएगी। एक बार विश्वास कर लें कि आपका पार्टनर ये कर सकता है, तो डेफिनेटली ये बिजनेस में ग्रोथ जो 100% नहीं 1000% तक मिलेगी उसको। केवल केवल एक विश्वास। यदि जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि प्लीज 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 आप अपने पार्टनर को केवल विश्वास दे दीजिए, उन पे विश्वास कर लीजिए। इतना ही सपोर्ट उनकी और आपकी पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। केवल एक विश्वास है जो आपको रखना है उनके ऊपर, और ये विश्वास ज्यादा नहीं है, केवल आप 1 या 2 साल तक विश्वास रखेंगे तो आपकी जिंदगी में जो और कुछ बदलेगा, उसका विश्वास शायद आप ना कर पाए, क्योंकि बहुत कुछ होगा, और ये थोड़ा सा विश्वास आपकी जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रेणु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना चाहूंगी जी सर। जितने भी कंसल्टेंट जो अभी लॉकडाउन की वजह से कह रहे हैं कि तब करेंगे, कल करेंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बहुत परेशान हो रहे हैं कुछ लोग, तो उन लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहूंगी, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने आज कीमती समय निकाला समझने के लिए। चलते चलते मैं भी एक स्लोगन याद आ गया मेरे को, कि ईश्वर से पूछा गया कि मनुष्य को क्या दिया, सब क्या चीज शक्ति दी है, कोई शक्ति दी है? कह रहे एक शक्ति है मनुष्य के पास। कृष्ण भगवान ने बोला मनुष्य के पास एक शक्ति दी है, उस शक्ति का उपयोग करके वो इंसान, मानव जो जन्म लिया है, वो कुछ भी कर सकता है। उस शक्ति का नाम है संकल्प की शक्ति। किसी ने कहा है, बड़े अच्छा स्लोगन है, कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो छूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं। अगर आप संकल्पित होके, डेडिकेटेड होके इस बिजनेस की प्रायोरिटी देते हैं, तो एक दिन आप भी चमत्कार कर सकते हैं, आप भी इतिहास में नाम लिखा सकते हैं। ये डिसीजन हमें लेना है। तो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स और ऑल हमारे गेस्ट स्पीकर्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय निकाला है। थैंक कल यू, दोस्तों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जगत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निशा भाभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वीरू भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज मलिक सर का, सारे अपलाइंस का, और मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी टीम्स का, जितने भी लिसनर्स यहाँ पे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। और हम सब लोगों को चाहेंगे कि दोस्तों, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इस जीवन को सार्थक बनाना है, तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए आ चुका है। अब इस प्लेटफॉर्म से लर्निंग कीजिए, और लर्निंग करके एक्शन कीजिए। मत खाली बैठो, मत इंतजार करो, लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं आपका। आप किसी का इंतजार मत करो, तेजी में काम करो और काम को बढ़ाओ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और जो भी आपके कुछ व्यूज आते हैं, जो भी आपकी मार्केट से चैलेंजेस आते हैं, वो बताते जाइए हमको। हम उस चैलेंज के ऊपर भी चीजें बताते रहेंगे आपको, और सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। फिर हम कल एक और लीडर्स के साथ मिलते हैं, और 5 बजे की एक नई ट्रेनिंग और होने वाली मलिक सर की, उस ट्रेनिंग में जरूर आइए। तो आपको धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।